का लेक्चर हमारा रहेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लिया था, जिसमें क्या किया था, किसी एक मैट्रिक्स को हमने एक पर्टिकुलर नंबर से क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। और उसमें हमने देखा था क्या हुआ था कि उसके सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को हमने उस पर्टिकुलर नंबर से क्या कर देना था, मल्टीप्लाई कर देना था। यानी कि k इंटू मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, हमने क्या समझा था, उसके इंडिविजुअल सभी एलिमेंट को आपको k से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर इस बात के है कि हमारे पास दो अलग अलग मैट्रिक्स है ना, उन दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सवाल ये है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा, यानी कि कोई शर्त है क्या कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। और अगला हमारे पास सवाल ये है कि होगा मल्टीप्लाई तो किस तरीके से हम करेंगे। ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि याद करिए जब हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्सेस पढ़ा था तब भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कंडीशन था, दोनों के ऑर्डर सेम होना जरूरी था। याद है, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n था तो दूसरे का भी m/n ही था। आइडेंटिकल ऑर्डर होगा तभी दो मैट्रिक्स को अपने ऐड कर पाए थे। अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अलग अलग है तो एडिशन का कोई सेंस बनता नहीं है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया Aij m/n, और ध्यान रखिए अगर दूसरा मैट्रिक्स B है जिसको हमें A के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, Bij, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम जो हो वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से देख लीजिए क्या चाह रहा हूं। जो आपके पहला मैट्रिक्स के जो कॉलम नंबर होंगे, नंबर ऑफ कॉलम होंगे, वो दूसरे मैट्रिक्स का रो नंबर के बराबर होना बहुत जरूरी है। इसके बिना मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। तो ये है कंडीशन, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब ये सिचुएशन होगा। एग्जांपल में ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स A है ना, जिसका ऑर्डर है 3/4, तो दूसरे के जो ऑर्डर होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो जाए चलेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सेकंड वाले मैट्रिक्स का जो रो नंबर है तो उसके कॉलम नंबर के बराबर होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होना बहुत जरूरी है, तभी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एम आई क्लियर? दिस इज द कंडीशन फॉर टू मैट्रिक्स टू गेट मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब जब दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में हम A B मैट्रिक्स करेंगे, तो जब A और B दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो रिजल्ट आएगा वो भी अपने आप में एक नया मैट्रिक्स ही होगा, है ना। When two matrices get multiplied to each other, the result is being a new matrix, है ना, वो एक अलग से नया मैट्रिक्स बनता है। तो जब नया मैट्रिक्स बनेगा तो इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ये नया मैट्रिक्स बन गया, मान लो मैंने कह दिया C, है ना, तो जो C मैट्रिक्स होगा ये कैसा दिखाई पड़ेगा, हम Ci के एलिमेंट हुआ करेंगे और इसका कुछ ऑर्डर होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका ऑर्डर जो बनता है वो बनता है m/p के बराबर, यानी कि रोज नया रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो है वो उतना ही होगा जितना कि A मैट्रिक्स यानी कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है, और C मैट्रिक्स यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो उतना ही बनेगा जितना कि दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है। एम आई क्लियर? तो नंबर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो डिसाइड होगा पहले मैट्रिक्स से, जबकि नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड होगा दूसरे मैट्रिक्स से। तो ये बात ध्यान रखिएगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये दोनों इक्वल हो, ये पहला शर्त है। और जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नया अपने आप में क्या बनेगा, एक नया मैट्रिक्स बनेगा। उसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, m/p, मतलब नंबर ऑफ रो जो होगा वो पहले वाले मैट्रिक्स के बराबर होगा और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के बराबर होंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर मल्टीप्लाई होंगे कैसे।
तो पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। जब A इंटू B करेंगे तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका जो i jth एलिमेंट बनेगा, क्या बनेगा, i jth एलिमेंट, वो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। वो होगा समेशन r starts from 1 goes up to n and this is going to ai r b r j। ठीक है, तो ए बी मैट्रिक्स जो बनेगा उसका जो ith jth एलिमेंट होगा वो पता कैसे चलेगा, वो पता ये चलेगा समेशन ऑफ a I r into b r j where r goes from 1 to n, है ना। अब इसका मतलब क्या निकला, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आप ज्यादा समझ पाएंगे, है ना। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, फिर हम इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं, आपके लिए ज्यादा आसान है। एक मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया है, एक मान लो मैं 1/2 का मैट्रिक्स ले रहा हूं, या 2/2 का ले लेता हूं। देखिए, तो मैंने ले लिया है 2 2 2 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स हमारे लिए ये हो, ठीक है। और एक दूसरा मैट्रिक्स हमने ले लिया है, इसको मैं ले लेता हूं। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2। तो इसमें बहुत जरूरी है कि इसका नंबर ऑफ रो 2 तो होना ही पड़ेगा, भले ही कॉलम कितना हो, है ना। तो हमने ऐसा ले लिया, 2/1 का ले लेता हूं, है ना, यानी एक ही कॉलम, तो 1 1। समझ में आया सबको। तो हमने दो मैट्रिक्स लिया है, एक ए मैट्रिक्स है जो भी 2/2 का है और एक बी मैट्रिक्स जो भी 2/1 का है। एम आई क्लियर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ध्यान रखिए जब हम अभी आपको समझाए थे, जब a इंटू बी बनाएंगे तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ये देखने में जो सी आई जे जैसा होगा, इसके एलिमेंट्स, इसका ऑर्डर कितना होगा, m/p। तो m कितना है, इसका नंबर ऑफ रो कितना है, 2, और इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1। तो क्या सबको समझ में आया। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसका नंबर ऑफ रो होगा 2 और नंबर ऑफ कॉलम बनेगा 1, यानी कि ये मैट्रिक्स देखने में कैसा होगा, कोई बता सकता है। 2 रो होंगे तो C1, रो 2 है ना, तो C1 और 1, और कॉलम जबकि एक ही है, और ये सेकेंड रो C2 1। ये बन गया आपके 2/2 का मैट्रिक्स। देख लो भाई, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कि नंबर ऑफ रो डिसाइड होना था पहले वाले मैट्रिक्स के रो नंबर से, और नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड होना था दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से। तो इस तरीके का होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क ये है कि C11 और C21 होगा कितना, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है, तो जो C11 या फिर ए बी मैट्रिक्स का आई जे जो होगा, तो ए बी का मैट्रिक्स जो रिजल्ट बना है C, उसका 1 1 एलिमेंट, जिसको हम C11 भी कह रहे हैं, बात एक ही है ना। तो कंपेयर करो इस फॉर्मूले से, i की जगह पे कितना है, तो पहला वाले को i की जगह पे 1 है और j की जगह पे भी कितना है, 1 है। फॉर्मूला क्या लिखा गया था, समेशन ऑफ r स्टार्ट्स फ्रॉम 1 गोज अप टू n। n क्या था याद है, देखो जरा n कौन है, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2। तो समेशन गोज अप टू 2 और a I r into b r j, यही करना था। बस इस केस में i कितना है, 1, और j भी कितना है, 1। तो हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं i और j को, क्योंकि इस केस में हमें i पता चल चुका है 1 है, और जबकि j कितना है वो भी 1 है। समेशन का मतलब आप जानते हैं ना, r के वैल्यू नीचे से लेकर ऊपर तक हम बदलते बदलते चलेंगे और उन सभी टर्म्स को ऐड करते हुए चलेंगे, ही ना। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है वो ऐसा लिखना चाहिए, a1 r की वैल्यू 1 डालो, b11 प्लस a12 b21। सबको समझ में आया, क्लियर। बस आपको पता है यहाँ से वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। a11 कितना है बताओ, 2, b11 कितना है, 1, a12 कितना है, a12 ये रहा, a12 2, और फिर क्या लिखोगे, b21 1। ये कितना बनेगा, 2 + 2 4। तो ये हो गया आपके a b11, या फिर जिसको आप कहना चाह रहे हैं C
1 समझ में आई बात? तो ये हो गया इस एलिमेंट का वैल्यू। इस तरह से हमें C21 चाहिए या फिर AB21 चाहिए। मैं इस साइड में कह रहा हूं AB, अगला जो एक लास्ट पार्टिकुलर 21 है, इसका रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 1 है। इसी को चाहे तो हम इसी को हम वही कहना चाह रहे हैं, समझ लेना, चाहे इसको हम स्मॉल c21 इसी को नाम दे रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। तो इस केस में i की वैल्यू कितना हो गया, देखो जरा कंपेयर करके 2, j की वैल्यू है 1। फॉर्मूला जानते हैं, समेशन r goes from 1 to n, n की वैल्यू 2 है, आप जानते हैं इस केस में, देख ही रहे हो, ये रहा 2, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, a i into r, i की वैल्यू कितना है 2, तो 2r, b r j, j की वैल्यू कितना है 1। इसका ओपन करोगे इस पूरे एक्सप्रेशन तो कितना लिखोगे, a 21 b 1 प्लस a 2 b 2 1। समझ में आया सबको? तो वैल्यू पुट कर दो वहां से, कितना है देखो, 2 into 1 प्लस 2 into 1, तो कितना बनेगा 4। समझ में आया? तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा AB वो कैसा बनेगा, तो सिंपली सबको समझ में आया अच्छे से, है ना? तो इस तरीके से मैट्रिक्स को क्या किया जाता है, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं ना। आपके लिए सवाल अपने असाइनमेंट में यही रहेगा कि आप अपने से 2-4 मैट्रिक्स खुद से बनाइए, बनाते समय ध्यान रखिएगा ये चीज को इक्वल होना जरूरी है। तो अपने से छोटे छोटे 2x2 2x3 3x2 इस तरह के छोटे मैट्रिक्स अपने से रैंडम 2-4 बनाइए और उसको खुद से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए, तो उसके एलिमेंट्स को पता लगाने की कोशिश करिए। एम आई क्लियर? इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एम आई क्लियर?